नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस ने तिब्बत चीन विवाद के समाधान को बढ़ावा देना अधिनियम पारित किया। दूरसंचार अधिनियम 2023 के विविध प्रावधान लागू हुए। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2024 से 2027 की अवधि के लिए सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क की घोषणा की। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जून 2024 जारी की। पराग्वे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्णकालिक सदस्य बना। संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम दिवस 2024 मनाया। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस ने तिब्बत चीन विवाद के समाधान को बढ़ावा देना अधिनियम पारित किया। अमेरिकी संसद कांग्रेस का यह अधिनियम तिब्बत और चीन के बीच विवाद को वार्ता के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीकों से हल करने पर जोर देता है। अधिनियम के अनुसार यह अमेरिकी नीति है कि तिब्बत व चीन के बीच विवाद का समाधान संयुक्त राष्ट्र चार्टर सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार और बिना किसी पूर्व शर्त के होना चाहिए। यह अधिनियम दलाई लामा के मध्यम मार्ग दृष्टिकोण का भी समर्थन करता है। इस दृष्टिकोण के तहत तिब्बत पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का हिस्सा बना रहेगा, लेकिन तिब्बतियों को सार्थक स्वायत्तता प्राप्त होगी। खबर की बेहतर समझ के लिए तिब्बत चीन विवाद के इतिहास के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में चीन और तिब्बत के बीच एक संक्षिप्त सैन्य संघर्ष हुआ था। इस संघर्ष के बाद तिब्बत ने 1912 में स्वयं को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया था और 1950 तक एक स्वायत्त क्षेत्र के रूप में बना रहा। 1951 में दलाई लामा के प्रतिनिधियों ने एक 17 सूत्री समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते ने पहली बार चीन को तिब्बत पर संप्रभुता प्रदान की थी। चीन का दावा है कि यह दस्तावेज तिब्बत पर चीनी संप्रभुता का प्रमाण है। इसके विपरीत तिब्बत का कहना है कि उसे इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था। ऐसे में तिब्बत पर भारत के रुख की बात की जाए तो 1959 में दलाई लामा ने चीन के खिलाफ एक विद्रोह किया था, जो असफल रहा था। इस विद्रोह के बाद दलाई लामा ने भारत में शरण ली थी। साल 2003 में भारत और चीन ने संबंधों और व्यापक सहयोग के सिद्धांतों पर घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे। इस घोषणा के तहत भारत सरकार ने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के हिस्से के रूप में मान्यता दी थी। आइए अब बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। दूरसंचार अधिनियम 2023 के विविध प्रावधान लागू हुए। इस अधिनियम का उद्देश्य दूरसंचार सेवाओं और दूरसंचार नेटवर्क के विकास, विस्तार एवं संचालन से संबंधित कानून में संशोधन करना है। इसके अतिरिक्त यह अधिनियम समावेशन, सुरक्षा, विकास और जवाबदेही के सिद्धांतों पर आधारित है। वर्तमान में दूरसंचार क्षेत्रक और प्रौद्योगिकियों में उच्च तकनीकी प्रगति हुई है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933 को निरस्त करते हुए दूरसंचार अधिनियम 2023 बनाया गया है। खबर के शुरुआत में दूरसंचार अधिनियम 2023 के लागू हुए प्रावधानों पर एक नजर डालते हैं। दूरसंचार स्पेक्ट्रम उपयोगकर्ता जैसी विविध शब्दावलियों को परिभाषित किया गया है। इससे अनिश्चितताएं कम होंगी और निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा। साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा राइट ऑफ वे यानी ROW फ्रेमवर्क में संशोधन किए गए हैं। दूरसंचार अवसंरचना कंपनियों को राइट ऑफ वे प्रदान करने में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। साथ ही राइट ऑफ वे प्रदान करने में सभी प्रकार के विशेषाधिकारों को भी समाप्त कर दिया गया है। गौरतलब है कि राइट ऑफ वे का आशय दूरसंचार अवसंरचना कंपनियों द्वारा सार्वजनिक या निजी संपत्ति के उपयोग की सुविधा से है। केंद्र सरकार दूरसंचार सेवाओं, नेटवर्क सुरक्षा, वितरण और दूरसंचार उपकरणों की बिक्री के लिए मानकों एवं नियमों के अनुसार होने के लिए मूल्यांकन उपायों को अधिसूचित कर सकती है। इसके साथ ही उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा संबंधी प्रावधान को भी लागू किया गया है। केंद्र सरकार उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए विविध उपाय कर सकती है। कोई यूजर विज्ञापन या इसी तरह के कोई अन्य मैसेज प्राप्त करना चाहता है या नहीं, इसके लिए यूजर से पूर्व अनुमति लेनी होगी। इसी तरह डू नॉट डिस्टर्ब रजिस्टर तैयार किया जाएगा ताकि यूजर्स को अवांछित कॉल प्राप्त ना हो। 1885 के अधिनियम के तहत स्थापित
सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि यानी यूएसओएफ का नाम बदलकर डिजिटल भारत निधि किया गया है। यह निधि केंद्र सरकार के नियंत्रण में होगी। इस निधि के दायरे का विस्तार किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस निधि का दूरसंचार सेवाओं, प्रौद्योगिकियों एवं उत्पादों के अनुसंधान एवं विकास और पायलट परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए उपयोग किया जाएगा। अधिनियम के महत्व के बारे में बात करें तो दूरसंचार सेवाओं में सुरक्षा और गुणवत्ता में वृद्धि होगी। इसके अलावा उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर अधिक ध्यान दिया जा सकेगा आदि। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2024 से 2027 की अवधि के लिए सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क की घोषणा की। आरबीआई ने केंद्र सरकार की सहमति से सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क को संशोधित किया है। इसके तहत आरबीआई सार्क देशों के उन केंद्रीय बैंकों के साथ द्विपक्षीय स्वैप समझौता करेगा जो स्वैप सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं। करेंसी स्वैप अग्रीमेंट यानी सीएसए एक तरह का अनुबंध होता है। इसमें दो पक्ष एक निर्धारित दर पर दो मुद्राओं का आदान प्रदान करने तथा फिर भविष्य में एक निश्चित तिथि पर सहमत दर पर उन मुद्राओं की दोबारा अदला बदली करने के लिए सहमत होते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक अमेरिकी कंपनी ए ब्रिटेन की कंपनी बी को 10 मिलियन पाउंड के बदले में 15 मिलियन डॉलर देने के लिए सहमत हुई है। अनुबंध अवधि के अंत में कंपनियां एक दूसरे को प्रिंसिपल अमाउंट पेएबल का वापस भुगतान कर देंगी। इससे पहले 2012 में भी सार्क देशों ने अल्प अवधि के लिए विदेशी मुद्रा ऋण प्राप्त करने हेतु मुद्रा स्वैप तंत्र पर एक फ्रेमवर्क अपनाया था। संशोधित फ्रेमवर्क की मुख्य विशेषताओं पर भी एक नजर डालते हैं। इस स्वैप फ्रेमवर्क के तहत भारतीय रुपये में एक अलग स्वैप विंडो शुरू की गई है। ये विंडो अलग अलग रियायतों के साथ भारतीय रुपये में स्वैप की सुविधा प्रदान करेगी। भारतीय रुपये में स्वैप समर्थन कोष की कुल राशि 250 बिलियन रुपए यानी 25,000 करोड़ रुपए है। आरबीआई एक अलग अमेरिकी डॉलर या यूरो स्वैप विंडो के तहत अमेरिकी डॉलर और यूरो में स्वैप सुविधा देना जारी रखेगा। इस विंडो में कुल 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि का प्रावधान किया गया है। करेंसी स्वैप अग्रीमेंट के महत्व को भी यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है। ये वित्तीय संकट के दौरान विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का एक त्वरित विकल्प उपलब्ध करवाता है। इससे देश में वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलती है। ये भुगतान संतुलन के अल्पकालिक संकट को दूर करने में भी मदद करता है। भारत के कुछ अन्य महत्वपूर्ण करेंसी स्वैप अग्रीमेंट भी हैं, जैसे कि ब्रिक्स कंटिजेंट रिजर्व अग्रीमेंट पर 2015 में हस्ताक्षर किए गए थे। भारत जापान द्विपक्षीय करेंसी स्वैप अग्रीमेंट किया गया है। यह 75 बिलियन डॉलर का करेंसी स्वैप अग्रीमेंट है। भारत संयुक्त अरब अमीरात यूएई करेंसी स्वैप अग्रीमेंट, भारत श्रीलंका करेंसी स्वैप अग्रीमेंट आदि अन्य समझौते हैं। अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की अगली मुख्य खबर के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट FSR जून 2024 जारी की। रिपोर्ट के अनुसार बैंकों की गैर निष्पादित परिसंपत्तियों यानी NPAs में कमी दर्ज की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रिपोर्ट के अनुसार कई वर्षों बाद मार्च 2024 के अंत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल NPA अनुपात कम होकर 2.8% हो गया है। साथ ही निवल NPA अनुपात कम होकर 0.6% हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक प्रति 6 माह में वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है। यह रिपोर्ट वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की उप समिति के आकलन पर आधारित होती है। गैर निष्पादित परिसंपत्तियों यानी NPAs के बारे में बात करें तो NPA किसी बैंक के उन ऋणों या अग्रिमों का वर्गीकरण है जो डिफॉल्ट हो चुके हैं या फिर बकाया है। बकाया ऋण की बात करें तो किसी ऋण को तब बकाया मान लिया जाता है जब मूलधन या ब्याज की राशि का तय समय पर भुगतान नहीं किया जाता है या फिर किया ही नहीं जाता है। और NPA की बात करें तो जब किसी बकाया ऋण के मूलधन या ब्याज का भुगतान निर्धारित तिथि से 90 दिनों तक नहीं किया जाता है तब वह ऋण NPA बन जाता है। इसके अलावा GNPAs वास्तव में NPAs हो चुकी सभी ऋण परिसंपत्तियों का योग है। ऋणों के NPAs होने के कई कारण हैं, चलिए उनके बारे में जान लेते हैं। पहला कारण है विलफुल डिफॉल्टर्स की संख्या में वृद्धि। मार्च 2023 तक इस तरह के डिफॉल्ट ऋण की राशि 3,53,874 करोड़ रुपए थी।
अगला है बैंक धोखाधड़ी में वृद्धि। अप्रैल सितंबर 2022 में धोखाधड़ी के 5,396 मामले दर्ज किए गए थे। ऐसे मामले अप्रैल सितंबर 2023 के दौरान बढ़कर 14,483 हो गए थे। इसके अलावा एक कारण है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा बैंकिंग परिचालन से जुड़े विनियामकीय निर्देशों का पालन न करना। आइए अब खबर में आगे बढ़ते हैं और एनपीएस कम करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन यानी सरफेसी अधिनियम 2002। इस कानून के तहत बैंक ऋण के लिए गिरवी रखी गई परिसंपत्तियों को अपने नियंत्रण में ले सकते हैं। साथ ही अदालत के हस्तक्षेप के बिना बकाया राशि की वसूली के लिए उनका प्रबंधन या बिक्री भी कर सकते हैं। इसके अलावा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता यानी आईबीसी 2016। यह संहिता कॉरपोरेट व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के ऋण पुनर्गठन तथा दिवाला समाधान से संबंधित कानूनों को समयबद्ध तरीके से समेकित व संशोधित करती है। साथ ही एक कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया CIRP स्थापित करती है। CIRP को 180 दिनों की अवधि के भीतर पूरा करने का प्रावधान किया गया है। हालांकि निर्णय प्राधिकारी इसे 90 दिनों तक और बढ़ा सकता है। CIRP को पूरा करने का अधिकतम समय 330 दिन है। और अंत में राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड यानी NARCL, इसका गठन 500 करोड़ रुपए से अधिक की तनावग्रस्त परिसंपत्तियों यानी NPAs का समाधान करने के लिए किया गया है। 12 महीने या इससे कम अवधि की गैर निष्पादित परिसंपत्तियां अवमानक परिसंपत्तियां कहलाती हैं। 12 महीने की अवमानक परिसंपत्तियां संदेहास्पद परिसंपत्तियां कहलाती है। नुकसान वाली परिसंपत्तियों की बात करें तो कंपनी द्वारा आंतरिक या बाह्य लेखा परीक्षक और RBI द्वारा नुकसान वाली परिसंपत्ति की पहचान की जाती है। हालांकि राशि को पूरी तरह से बट्टे खाते यानी रिटन ऑफ में नहीं डाला जाता है। बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। पराग्वे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 100वां पूर्णकालिक सदस्य बना। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA संधि आधारित एक अंतर सरकारी संगठन है। इसे भारत और फ्रांस ने मिलकर शुरू किया है। इसे 2015 में पेरिस में संपन्न हुए जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के COP 21 के अवसर पर लॉन्च किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में विस्तार से बात करते हैं। इसका मुख्यालय भारत के हरियाणा राज्य के गुरुग्राम जिले में स्थित है। इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के बढ़ते उपयोग का समर्थन करने के लिए सौर संसाधन समृद्ध देशों के बीच सहयोग के लिए एक समर्पित मंच प्रदान करना है। ISA फ्रेमवर्क समझौता 2017 में लागू हुआ था। 2020 में इसके फ्रेमवर्क समझौते में संशोधन किया गया था। इस संशोधन के बाद अब संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश ISA में शामिल होने के लिए पात्र हैं। ये टुवर्ड्स 1000 स्ट्रेटेजी से मार्गदर्शन प्राप्त करता है। इसके तहत ISA के लक्ष्य है 2030 तक सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश जुटाना, स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से 1000 मिलियन लोगों को ऊर्जा उपलब्ध करवाना, 1000 गीगावाट की सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करना आदि। ISA के महत्व की बात की जाए तो भारत और विश्व दोनों के लिए इसके अलग अलग महत्व हैं। भारत के लिए इसके महत्व को देखें तो भारत इसके माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा में नेतृत्वकारी भूमिका निभा सकता है। 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने में मदद मिल सकती है। यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है आदि। इसी के साथ वैश्विक स्तर पर इसके महत्व की बात करें तो ISA विश्व भर में हर साल 1000 मिलियन टन तक CO2 उत्सर्जन कम करने में मदद करेगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ISA ने 9 व्यापक कार्यक्रम अपनाए हैं। ये सौर ऊर्जा के लिए बाजार का विकास करने में मदद कर सकता है आदि। वहीं ISA से संबंधित चुनौतियों को देखा जाए तो सौर ऊर्जा से संबंधित उपकरणों की आपूर्ति में चीन का दबदबा है। सौर ऊर्जा को ग्रिड से एकीकृत करने में तकनीकी चुनौतियां मौजूद हैं और सौर ऊर्जा क्षेत्र में जोखिमों और अनिश्चितताओं के कारण कम निजी निवेश हो पाता है आदि। आखिर में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA द्वारा शुरू की गई पहलों पर भी एक नजर डालते हैं। पहला है सौर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर STAR-C इनिशिएटिव। इसका उद्देश्य क्षमता निर्माण प्रयासों का समर्थन करना और संस्थागत मजबूती लाना है। दूसरा है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड।
OSOWOG। इसका उद्देश्य अलग अलग क्षेत्रीय ग्रिड्स को एक कॉमन ग्रिड से जोड़ना है। इस कॉमन ग्रिड का उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पादित विद्युत की आपूर्ति करने के लिए किया जाएगा। साथ ही इससे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की क्षमता का उपयोग किया जा सकेगा। तीसरा है ग्लोबल सोलर फैसिलिटी GSF। इसका उद्देश्य संपूर्ण अफ्रीका में वंचित सेगमेंट्स और भौगोलिक क्षेत्रों में सौर ऊर्जा संबंधी निवेश को बढ़ावा देना है। और चौथा है मिड करियर प्रोफेशनल्स के लिए ISA सोलर फेलोशिप। इसे सौर ऊर्जा परियोजनाओं आदि के प्रबंधन के लिए आवश्यक कुशल और योग्य पेशेवर कार्यबल के निर्माण हेतु आरंभ किया गया है। इससे सदस्य देशों की दीर्घकालिक विकास संबंधी जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। चलिए अब रुक करते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की ओर। संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम MSMEs दिवस 2024 मनाया। प्रत्येक वर्ष 27 जून को अंतर्राष्ट्रीय MSMEs दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष के सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम MSMEs दिवस की थीम MSMEs और SDGs थी। गौरतलब है कि MSMEs सतत विकास लक्ष्य यानी SDG 8 तथा सतत विकास लक्ष्य 9 के कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण है। SDG 8 गरिमापूर्ण कार्य और आर्थिक समृद्धि तथा SDG 9 उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचे से संबंधित है। खबर के प्रारंभ में MSMEs का क्या महत्व है ये जान लेते हैं। वैश्विक स्तर पर MSMEs का व्यवसाय में 90%, रोजगार में 60 से 70% और सकल घरेलू उत्पाद में 50% का योगदान है। इसके अलावा 2021-2022 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत में संपूर्ण देश के सकल घरेलू उत्पाद में MSMEs सकल मूल्य वर्धित GVA की हिस्सेदारी 29.1% है। साथ ही 2022-2023 के आंकड़ों के अनुसार निर्यात में इसकी हिस्सेदारी 43.59% की है। आइए अब खबर में आगे बढ़ते हैं और भारत में MSMEs के समक्ष मौजूद चुनौतियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। वित्त तक पहुंच। MSMEs को अपनी कुल ऋण जरूरत का केवल 16% ही वाणिज्यिक बैंकों से प्राप्त होता है। शेष ऋण अन्य स्रोतों से प्राप्त होता है। इसके लिए उन्हें उच्च ब्याज दर का भुगतान करना पड़ता है। इसके अलावा MSMEs को कार्यशील पूंजी जुटाने में भी समस्या का सामना करना पड़ता है। बाजार तक पहुंच। उनके बहुत कम उत्पाद वैश्विक निर्यात बाजार तक पहुंच पाते हैं। MSMEs के कई उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों पर भी खरा नहीं उतरते हैं आदि। इसके बाद है कारोबारी परिवेश। इन्हें कई तरह के विनियमों का अनुपालन करना पड़ता है। उनके उत्पादों को कस्टम से मंजूरी मिलने में देरी होती है। MSMEs पर सरकारी नीतियां बदलती रहती है आदि। इनके अतिरिक्त इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर भी उनके कारोबार में बाधा उत्पन्न करता है। इसके कारण उन्हें कच्चा माल प्राप्त करने में आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की बात करें तो यह वह स्थिति है जब किसी तैयार उत्पाद की तुलना में उस उत्पाद के कच्चे माल के आयात पर अधिक प्रशुल्क का भुगतान करना पड़ता है। चलिए अब भारत में MSMEs को समर्थन देने के लिए शुरू की गई पहलों के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। ऋण प्राप्ति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, MSMEs के लिए प्राथमिकता क्षेत्रक ऋण जैसी पहले चलाई जा रही है। प्रदर्शन में सुधार के लिए MSMEs के प्रदर्शन को बेहतर और तीव्र करना कार्यक्रम, आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी नियोक्ता मैपिंग यानी ASEEM पोर्टल जैसी पहले शुरू की गई है। खबर के अंत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की परिभाषाएं भी जान लेते हैं। ऐसे उद्यम जिनके प्लांट और मशीनरी में निवेश 1 करोड़ रुपए या उससे कम हो तथा वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ रुपए या उससे कम हो, उसे सूक्ष्म उद्यम की श्रेणी में रखा जाता है। इसी प्रकार 1 करोड़ रुपए से अधिक तथा 10 करोड़ रुपए तक के निवेश और 5 करोड़ रुपए से अधिक तथा 50 करोड़ रुपए तक के वार्षिक टर्नओवर वाले लघु उद्यम की श्रेणी में आते हैं तथा 10 करोड़ रुपए से अधिक तथा 50 करोड़ रुपए तक के निवेश और 50 करोड़ रुपए से अधिक तथा 250 करोड़ रुपए तक के वार्षिक टर्नओवर वाले उद्यम मध्यम उद्यम की श्रेणी में आते हैं। बुलेटिन के आखिर में अब बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ।
राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति ने सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के लिए 12 विपक्षी सांसदों को कदाचार का दोषी पाया है। यह संसदीय विशेषाधिकार वास्तव में संसद के दोनों सदनों और उनके सदस्यों को अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक संपन्न करने के लिए दिए गए कुछ विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां हैं। भारत की राष्ट्रपति ने 18वीं लोकसभा के गठन के बाद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। संविधान के अनुच्छेद 86(1) के अनुसार राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन में या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अभिभाषण कर सकेगा। भारत ने श्रीलंका में कॉमनवेल्थ लोकल गवर्नमेंट फोरम CLGF के वार्षिक बोर्ड की बैठक में भाग लिया। इस बैठक की थीम थी महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से सामाजिक लचीलेपन को मजबूत करना। दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान ने अपना पहला त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एज शुरू किया। यह अभ्यास दक्षिण कोरिया के दक्षिणी द्वीप जेजू में आयोजित हो रहा है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने भुवन पंचायत 4.0 और राष्ट्रीय आपातकालीन प्रबंधन डेटाबेस नामक 2 जियो पोर्टल्स लॉन्च किए। इन दोनों पोर्टल्स के लिए राष्ट्रपति स्तर के भूस्थानिक डेटाबेस इसरो ने बनाए हैं। पेंच टाइगर रिजर्व में वनाग्नि का शीघ्र पता लगाने के लिए उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली शुरू की गई है। यह मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पहाड़ियों के निचले दक्षिणी भागों में स्थित है। साथ ही इसका विस्तार महाराष्ट्र में नागपुर जिले तक है, जहां इसी नाम से यह एक अलग टाइगर रिजर्व है। संयुक्त राष्ट्र समर्थित नेटवर्क प्रिंसिपल्स फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट PRI ने एक नई पहल स्प्रिंग की शुरुआत की है। इस पहल का लक्ष्य 2030 तक प्रकृति के नुकसान को रोकना या प्राकृतिक स्थिति को फिर से बहाल करना है। वैज्ञानिकों ने पश्चिमी असम के रायमोना राष्ट्रीय उद्यान में एक अकेले मेनलैंड सीरो की मौजूदगी दर्ज की है। यह भारतीय उपमहाद्वीप के हिमालय में 200 से 3000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों, दक्षिणी चीन, मुख्य भूमि, दक्षिण पूर्व एशिया और सुमात्रा में पाया जाता है। हाल ही में एक रिपोर्ट में गहन पशुपालन यानी फैक्ट्री फार्मिंग पर चिंता जताई गई है। फैक्ट्री फार्मिंग का आशय नियंत्रित परिस्थितियों में कम जगह में अधिक पशुधन और कुक्कुट पालन की प्रणाली से है। इसका उद्देश्य कम लागत पर पशुधन की उत्पादन क्षमता और डेयरी उत्पादों के उत्पादन को अधिकतम करना है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने अभ्यास के 10 विकासात्मक परीक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिए हैं। अभ्यास एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट HEAT हीट है। इसे DRDO के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान बेंगलुरु ने डिजाइन किया है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।